हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सावलिया सर, और आज आपके लिए लेके आए हम एनालिसिस ऑफ सैम्पल पेपर जो कि रिलीज करे हैं CBSE ने। क्लास 10th एंड मैथमेटिक्स वी आर कवरिंग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर जिसका कोड है 041। एक बच्चों मैथमेटिक्स बेसिक भी पेपर है। आपको पता है कि आपको दो ऑप्शन पूछे जाते हैं कि इधर यू हैव टू अटेम्प्ट मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो हमारे पास दो पेपर आएंगे बच्चों 10th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो आज का जो हमारा एनालिसिस रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर का जिसका कोड है 041, और एक और है मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर जिसका कोड रहेगा 241। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आज का लेक्चर जो है ये सेशन करने का हमारा मोटिव ये है कि आप लोगों को हम बता दें कि किस तरीके का पेपर हम आगे यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आने वाला है और उसका पैटर्न क्या रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पैटर्न के अलावा जब हम आंसर्स लिखेंगे तो कैसे मार्किंग स्कीम है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आंसर्स के आपको मार्क्स अलॉट करे गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आज का डिस्कशन में। और बच्चों इसके अलावा भी हम देखेंगे कि कोई भी पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो उनकी एक स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करेंगे अपन, कैसे प्रेजेंट करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों कि वे ऑफ राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आंसर्स लिख रहे हैं आपको पता है कि आंसर्स क्या है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बट हम क्या करें, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करें इन आवर कॉपी कि वी कैन गेट फुल मार्क्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 80 ऑन 80, क्योंकि कहीं पे भी हम लूप होल नहीं रख सकते, कोई भी स्टेप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि टोटली मार्किंग स्टेप इज स्कीम इज बेस्ड ऑन स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। ओके, तो आज के हमारे सेशन का मोटिव ये है कि हम इन सारी चीज़ों को अभी अच्छे से समझें और इन सारी चीज़ों को अभी से ही हम अप्लाई कर दें। अभी से ही हमारा स्टडी पैटर्न या कोई भी चैप्टर्स जो है उनके क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ताकि हम अभी जितने चैप्टर्स करते जा रहे हैं उनके सारे कॉर्नर्स जो है वो कवर कर ले। ये मोटिव है बच्चों आज के सेशन का अपना। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का डिस्कशन। उससे पहले मैं आपको बेसिक के बारे में छोटा सा एनालिसिस दे देता हूँ कि मैथमेटिक्स बेसिक का मेरा एनालिसिस क्या है। हमारा एनालिसिस ये कह रहा है बच्चों कि मैथमेटिक्स बेसिक का जो पेपर है, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का, भाई सर क्या पेपर कहाँ से आया है, क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, कहाँ से डाले गए हैं, उसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। 75 से 85% अराउंड क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी में से लिए गए हैं, या एनसीईआरटी में से नंबर्स जो है क्वेश्चंस के डिजिट्स बदल के क्वेश्चन को रखा गया है मैथमेटिक्स बेसिक के पेपर में 75 से 85% के बीच। ओके, इसके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आपको प्रिपरेशन में क्या करना है। सबसे पहले तो हमको पता है कि एनसीईआरटी का तो वेटेज मोर देन 70% रहेगा, ये कि हम मान के चल रहे हैं एनालिसिस के थ्रू कि मोर देन 70% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना है। तो एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमको करना ही है। ओके, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो है आप वो भी डेफिनेटली लगा सकते हो, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी लिए गए हैं। मैथमेटिक्स बेसिक जिसने लिया है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं कि आपको सबसे पहला योर प्रायोरिटी शुड बी एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। सेकेंड प्रायोरिटी पे आ रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर लूँ बेसिक के, तो अगर देखा जाए बच्चों तो पेपर बड़ा मॉडरेट है। ओके, ना ही बहुत कठिन है ना ही बहुत इजी है, मॉडरेट पेपर हम बोल सकते हैं अगर ओवरऑल एनालिसिस दिया जाए तो। ओके, तो इसके हिसाब से आपको कैसे तैयारी करना है अभी से हमने बता दी है जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स बेसिक टॉप करा है, कि हमारा प्रायोरिटी वाइज ये दो प्रायोरिटी पे है, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दीज टू बुक्स आर और प्रायोरिटी। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर कुछ वीडियोस बनाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम, तो आपको वो वीडियोस भी देखना है। वहाँ से आप देखेंगे, लास्ट ईयर भी हमने बनाए थे, वहाँ से आप देखेंगे कि आपके 80 to 90% के बीच क्वेश्चन उन्हीं में से बैठ रहे हैं। सेम कंसेप्ट जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर करे हैं
लिमिटेड क्वेश्चंस हम कवर करते हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चंस, तो उसी में से पेपर बैठेगा बेटा 80 to 90%। ये लास्ट ईयर भी हुआ है और इस साल भी होगा। ओके, तो ये आपका एक प्रिपरेशन करने का एक चैनल है जो हमने बता दिया है कि आपको इस फेज़ पर ऐसे प्रिपरेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप ये प्रायोरिटी रख के प्रिपरेशन करना है। ओके, चलिए अब हमारे एनालिसिस की बात करते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर के, जिसका कोड है 041। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर हो, मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर हो, दोनों में ही कॉमन है। जैसे सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या पेपर पैटर्न की बात करते हैं। चलो बच्चों, इंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 38 क्वेश्चंस, टोटल 38 क्वेश्चंस है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारे क्वेश्चंस लगाना ही है ना बच्चों। देखो यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो रहता ही नहीं है। अगर हमको नहीं भी आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, तो भी फिर हमको उसको अटेम्प्ट करना है जितना हम कर सकते हैं। उसके आसपास के रेलेवेंट फार्मूलाज लिख दिया, डायग्राम बना लिया, गिवन लिख दिया, जैसा भी हमको करना है उसके बारे में जितना भी पता है हम अटेम्प्ट कर ले। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में हो सकता है हमें कुछ मार्क्स मिल जाए, छोड़ना नहीं है, छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन बच्चों। ओके, आगे बढ़े। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, A B C D E। सारे सेक्शंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। सेक्शन ए में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 to 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें क्या रहता है, एक तो ये क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगा कि एकदम डायरेक्ट आ गए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। और साथ में इन क्वेश्चंस को हमको बहुत फास्ट अटेम्प्ट करना है, क्विकली अटेम्प्ट करना है। ओके, 18 क्वेश्चन है और सब एक एक मार्क के MCQ है। ओके, स्टेप्स आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, स्टेप्स का कोई मतलब नहीं है, बस आप आंसर्स निकालो, कैसे भी करके आप आंसर निकालो उसको, एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ। ओके, फिर 19 एंड 20 जो आता है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों अभी से हमको हैबिट बनाना है कि हर एक चैप्टर के, अभी हम जैसे जैसे चैप्टर करते जा रहे हैं, तो हर एक चैप्टर के असर्शन रीजन क्वेश्चन एंड MCQ क्वेश्चन, ये दोनों हमको अटेम्प्ट करते जाना है। क्योंकि जनरली आप देखेंगे तो NCERT बुक में ये इस टाइप के क्वेश्चन इतने नहीं हैं। आप देखेंगे तो देयर आर फ्यू MCQ बट असर्शन रीजन आर नॉट देयर। तो हमको कैसे भी करके बच्चों, जब भी आप जो चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं उन्हीं के MCQ भी लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लगाइए और असर्शन रीजन क्वेश्चंस के सेट भी आप लगाइए। तो ये आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगी फॉर बोर्ड एग्जाम। आगे बच्चों बढ़े, अगर हम सेक्शन बी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर। आप देख सकते हैं सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर है। 21 से 25 क्वेश्चन जो है, ये 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में है एंड कैरिंग 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क के क्वेश्चन है। बहुत शॉर्ट आंसर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 26 to 31 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पहले वेरी शॉर्ट आंसर थे और ये शॉर्ट आंसर है। और बच्चों ये दीज क्वेश्चंस आर कैरिंग 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क के क्वेश्चन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन 3 मार्क अगर हमको पूरे चाहिए, जैसे कोई क्वेश्चन मेरे को आता है बट उसको मेरे को लिखना ऐसा पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंगली मुझे पूरे 3 मार्क मिल जाए। तो दैट वी विल एनालाइज टुडे कि अपन कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे टू गेट फुल मार्क्स। देन वी हैव सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 32 to 35 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क ईच। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क के क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32 से 35। और आखिरी में हमारे पास सेक्शन ही है, क्वेश्चन नंबर 36 to 38 आर केस स्टडी बेस्ड। तो केस स्टडी क्वेश्चंस, आप इनका वेटेज भी देखें यहाँ पर, केस स्टडी क्वेश्चंस का वेटेज 36, 37, 38 वी हैव 3 क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड एंड 4 मार्क ईच, मतलब 12 नंबर का केस स्टडी आ रहा है आपको। तो बच्चों वही हमको अगर चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करना है तो उसके MCQ भी लगाने, असर्शन रीजन भी लगाने और उस चैप्टर के रेलेवेंट केस स्टडी क्वेश्चंस भी लगाने हैं। देन वी कैन से कि अब मेरे चैप्टर जो है इसकी पूरी तैयारी हो गई है, कंप्लीट प्रिपेयर्ड हूँ मैं फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलो तो बच्चों केस स्टडी क्वेश्चन की बात करते हैं तो केस स्टडी क्वेश्चन के सब पार्ट्स रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि केस स्टडी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास सब पार्ट्स रहते हैं, जो कि 3 पार्ट रहते हैं। फर्स्ट पार्ट कैरीज 1 मार्क्स, सेकेंड पार्ट कैरीज 1 मार्क्स एंड थर्ड पार्ट कैरीज 2 मार्क्स। ये सब पार्ट्स भी रहते हैं। तो हर केस स्टडी में 3 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, चलिए आगे हम देखें। देयर इज नो ओवरऑल चॉइसेस,
ओवरऑल चॉइस नहीं है बच्चों। ओवरऑल चॉइस का मतलब है जैसे क्वेश्चन टोटल 38 क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा कह दिया कि इस 38 में से आपको 35 ही लगाने हैं, है ना, आपको जो पसंद आ रहे हैं, जो अच्छे लग रहे हैं, जो आप इजीली कर सकते हो आप लगा लो, तो ऐसी इसको बोलते हैं ओवरऑल चॉइस। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, इंटरनल चॉइस दिए हैं, किस में दिया है, 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन में, सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन में, एंड 2 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी। तो सेक्शन बी सी एंड डी इनके 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस है कि इधर आप ऊपर वाला अटेम्प्ट करें और आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों आप देखना चॉइसेस अभी हम दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन ऑल द 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई। और केस स्टडी के जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस करा है पिछली स्लाइड में, कि केस स्टडी के जो हमारे क्वेश्चन हैं, आप अगर हम देखें पिछली साइड में, ये देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस रहेंगे, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी चॉइस रहेगा बच्चों। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर वेन एवर रिक्वायर्ड। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जहाँ पर आपको लग रहा है कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ पर हमको फिगर बनाना ही है, नीट एंड क्लीन बनाना है, पेंसिल स्केल यूज़ करना है। ओके, देन टेक पाई इक्वल्स टू 22/7 वेन एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड। यहाँ आपको पाई की वैल्यू लेना है 22/7, कब लेना है, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, इफ़ नॉट स्टेटेड, अगर बोला नहीं गया है तो। अगर मान लो ऐसा बोल दिया कोई क्वेश्चन ने कि पाई इक्वल्स टू 3.14 लो, तो फिर हम ये लेके सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगर नहीं बोला है तो ऑलवेज यू हैव टू टेक पाई एज 22/7। आगे बढ़े, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ऑब्वियसली कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बच्चों। तो ये थे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, ओके, जो हमने डिस्कस करे। हम आगे बढ़ते हैं। पेपर अगर हम देखें, सबसे पहले हमारा सेक्शन ए है, कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, जिसमें 1 से लेके 18 MCQ है, 19 एंड 20 क्वेश्चन असर्शन रीजन है बच्चों। अब यहाँ बच्चों देखो क्या हो रहा है बच्चों, अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें, कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस करें, जैसे ये क्वेश्चन आया है, अब हमने आपको क्या कहा था, MCQ जो रहता है ना बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, कंसेप्ट्स जो है आपके बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ रटे हुए ज्ञान, थ्योरेटिकल ज्ञान पे जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आप यहाँ पे देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ABC यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, इन प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया है, एंड LCM ऑफ ABC दिया हुआ है, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि जब LCM निकालते हैं तो LCM में क्या होता है। देखो जनरली बच्चा क्या करता है, जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चा पूरा मेथड कर लेता है ना LCM का। बट LCM निकालने का एक और तरीका आपको क्या बताते हैं कि LCM निकालने के लिए पहले आप ऑल द फैक्टर्स लीजिए यहाँ पे, है ना, जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सारे फैक्टर लेते हैं। सारे फैक्टर लेने के बाद पावर कैसा होना चाहिए LCM अगर निकाले, तो ऑल द फैक्टर्स लेने के बाद हमारे पास हाईएस्ट पावर होना चाहिए LCM में। ओके, जैसे 2 का हाईएस्ट पावर, यहाँ पे तीनों के पास 2 के ऊपर पावर 2 है तो 2 ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम 3 की बात करें, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। ओके, यहाँ पे 3 की पावर x है, तो यहाँ पे 3 की पावर x को कंसिडर करा जा सकता है, क्योंकि या तो x 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा, तो 3 की पावर x को ले लेंगे। ओके, ऑन 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 ली जाएगी, है ना। और इक्वल्स टू में हमारे पास 3780 रहेगा, और उसको सॉल्व करके हम देख लेंगे, ओके, कि क्या x की वैल्यू आ रही है। 3780 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, फिर कंपेयर कर सकते हैं कि 3780 को फैक्टराइज करने के बाद 3 के ऊपर क्या पावर है, यहाँ पे 3 के ऊपर x है, तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत। ओके, अब आपको करना क्या है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे ये जितने भी स्टेप्स है आपको दिख रहा है, ये स्टेप से MCQ में जो कॉपी चेक कर रहा है टीचर, उसे इन्हें स्टेप से कोई मतलब नहीं है MCQ में। ये आपको रफ में अटेम्प्ट करना है, ये सारी स्टेप्स जो है आपको रफ में अटेम्प्ट करना है बच्चों, क्लियर है। तो आप इसको रफ में करिए, हमें सिर्फ करेक्ट आंसर चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे x इक्वल्स टू 3 करेक्ट आंसर आ रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बस आपको ऐसा लिखना है, क्वेश्चन वन आपने लिखा, ओके, फिर ऑप्शन सी एंड करेक्ट आंसर इज 3। तो MCQ में जब भी आप अटेम्प्ट करें तो बस ये देखना चाहिए क्वेश्चन 1, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, और वो सही ऑप्शन के बाद वो नंबर कौन सा है या आगे कौन सी वैल्यू है जो सही है। इस तरीके से MCQ अटेम्प्ट करना। ये स्टेप्स दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, ये सब आपको काम करना है रफ में, आप रफ में काम करिए।
ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब आप देखें, ऐसे हमारे पास टोटल 1 से लेके 18 क्वेश्चंस रहेंगे जो सारे एमसीक्यू बेस्ड है। तो एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का मैंने आपको तरीका बताया, बाकी कुछ क्वेश्चंस को क्विकली फटाफट डिस्कस कर ले। शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है? तो बच्चों आपको एब्सिस और ऑर्डिनेट जो है डेफिनेशन अगर पता होगी तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ओके, क्लियर है बच्चों। अब सिर्फ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ओके, तो वही करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना है। If the lines given by 3x plus 2ky equals to 2x plus 5y plus 1 equals 0 are not parallel, then k has to be। डायरेक्ट आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। नॉट पैरेलल की कंडीशंस क्या आ रही है? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। कंडीशन आप लगाएंगे, फिर आप यू कैन मैच द ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन देखो आप, थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन भी है भाई। एनी रैशनल नंबर हैविंग 4 एज डिनोमिनेटर 15/4 नॉट इक्वल टू 15/4। तो बच्चों करना ये है आपको कि जो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए जो एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, जो ऑप्शन एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, लेट अस सी द सॉल्यूशन। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो यहाँ परफेक्टली हमको डायरेक्टली आंसर दिख रहा है कि नॉट इक्वल्स टू 15/4 आ रहा है। तो बस ये हमने लगा दिया, ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है भाई। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड लिया है। स्टैंडर्ड में देखो क्या होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड भी रहता है और एप्लीकेशंस ऑफ क्वेश्चंस भी रहते हैं, कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डायरेक्ट कंक्लूजन से भी एमसीक्यू बन जाता है। ओके, अगर हम ये देखें, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ओके, एक क्वाड्रिलेटर हमने बनाया टू सर्कमस्क्राइब सर्कल, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन। If BC is 7, CD is 4, BC is 7, CD is 4 and AD is 3, then length of AB निकालना है, X ले लिया। अब बच्चों आप जिसे मैं अभी बात ही कर रहा था और देखो आप ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिस क्वेश्चन जनरली ये 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, अगर आपको पता होगा। ओके, जब इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, देन प्रूव दैट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, देन प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये प्रूफ करने को आता है आपको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर्कल का, आप देख लीजिए, एज इट इज सेम क्वेश्चन है जिसमें आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जब ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो इस क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ अपोजिट साइड्स जो है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है, ये इक्वल होना चाहिए। और ये अगर आपको याद होगा डायरेक्ट, ये क्वेश्चन में आपने इस कंक्लूजन को आपने याद करा होगा डायरेक्ट, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो इससे। ओके बच्चों, क्योंकि वहाँ हमारे पास इतना समय तो नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, टाइम बाउंडेशन, तो हम इतना तो कर नहीं सकते कि हम इतना प्रूव करें। तो आपको ये क्वेश्चंस के कंक्लूजन भी याद होना चाहिए। माय पॉइंट इज कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के कुछ कंक्लूजन्स भी याद होना चाहिए। ओके, इस तरीके से आप एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करिए, बार बार रिपीटेशंस में रिपीटेडली आप क्वेश्चंस लगाइए एनसीईआरटी के। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो डायरेक्ट देखो, अब आप इससे 5 सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा। आप इससे करेंगे तो यू विल गेट आंसर एज 6 सेंटीमीटर। ओके, ये आप देखिए डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड। लेकिन आइडेंटिटी क्या है बच्चों हमारा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा हम घुमाएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बोलो भाई, सही है? सही है। फिर क्या होगा यहाँ पर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। सही है बच्चों? ठीक है। अब ये आइडेंटिटी तो जनरली याद होती है, लेकिन हमको ये आइडेंटिटी को और सिंप्लीफाइड करके या बाय शिफ्टिंग द रेशियोज ऑन ईदर साइड्स और एक्सप्लोर करके हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमको वो भी याद रखना है। जैसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इस आइडेंटिटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? 1 सेकेंड के क्वेश्चन नहीं है। आप देखो भाई, अगर ये x हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा x हो गया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? ये x मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है, और 1/x आपका करेक्ट आंसर है। 1 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं है। तो आप ये समझिए कि बच्चों हमारी प्रैक्टिस का लेवल इतना अच्छा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए कि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, हम इनको
विद इन अ मिनट, हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर तो अटेम्प्ट कर ही दे, कहीं पे भी उलझना नहीं है। और आप देखो वहीं पे क्या होगा, अगर आपने ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करा, ये आइडेंटिटीज़ को ऐसे एक्सप्लोर नहीं करा है, तो इट विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत टाइम खराब हो जाएगा हमारा। फिर आप लोग कंप्लेन करोगे पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी नहीं था, आप लोगों का अटेम्प्ट करने का जो तरीका था, जो पाथ आपने चूज़ करा वो गलत था। ओके, ये आपकी प्रैक्टिस में कमी थी। तो आप ये चीज़ों को भी एक्सप्लोर करिए। आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करें, उसको अलग अलग फॉर्म में देखा जा सकता है। ओके, सेम कॉसेक कॉट की भी आइडेंटिटी है, उसमें भी इसी तरह से रिलेशन पाया जाएगा। ओके, आप देखेंगे तो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देयर आर सम डिफरेंट थिंग, जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है कुछ अलग है। यहाँ पे आप देखो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा को लिया है, फिर रैशनलाइज करा गया है और फिर ऐसा कुछ कंक्लूजन आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, और ये डायरेक्ट आइडेंटिटी से ही आ रहा है। sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है, sec थीटा माइनस tan थीटा। इस क्वेश्चन को भी बार बार पूछा जाता है, कैसे आप देखो sec थीटा प्लस tan थीटा x दिया, और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि tan थीटा बताओ आप, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, आपके पास ये x दिया है, sec थीटा माइनस tan थीटा 1/x आ गया है आपको, फिर आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएगी। 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लो, उससे sec थीटा की इंडिविजुअल वैल्यू भी आ जाएगी और tan थीटा की इंडिविजुअल वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, कि दिस इज गिवन एंड फाइंड tan थीटा या फाइंड sec थीटा। तो दिस इज गिवन, ये निकाल लो, फिर ये दोनों से आप लीनियर इक्वेशन बना लो। ओके, sec थीटा को x ले लो, tan थीटा को y ले लो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा, काम खत्म। x एंड y के लिए सॉल्व कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखो, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे इजी क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है, तो पता होना चाहिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बेसिक कंसेप्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए भैया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए। बस आप ऑप्शंस चेक करिए, चारों ऑप्शंस चेक कर, आपको मिल जाएगा आंसर। बहुत आसान है, लेकिन सिंप्लीफाई कर करके चेक करना पड़ेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब के आइडेंटिटीज़। तो बच्चों ये जो आइडेंटिटीज़ है ना, क्लास 9 में जो हमने पढ़ी थी, हमारे 10 आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ी है क्लास 9 में, ये आइडेंटिटीज़ को भी अच्छे से याद कर लो। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आती है। ओके, यहाँ भी काम आएगी डेफिनेटली, पॉलिनोमियल में भी। तो आइडेंटिटीज़ भी याद होना चाहिए आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक्स रिंग मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 cm intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of the intersection of two circle is also the length 1 cm। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड ये भी 1 cm की दी हुई है, और इन सारी सर्कल की रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द सर्कल्स, ये सब सर्कल्स की रेडियस जो है वो भी 1 cm की है। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन आपको बताना है। ओके, एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन क्या रहेगा, आप ये देख सकते हैं, ये डॉटेड रीजन दिख रहा है हमें, वन इज दिस रीजन, वन इज दिस रीजन। ओके, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कंसेप्ट यहाँ पर लगना है। ओके, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत अलग घूम के पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा दिमाग, कंसेप्ट जो मैंने शुरू से बोला है कि एमसीक्यू इज़ ऑल अबाउट योर कंसेप्ट, वो आपके कंसेप्ट को चेक करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एक यहाँ पर हमको दिख रहा है एक स्टेटमेंट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, है ना। तो बेसिकली यहाँ ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो आप तो ये अटेम्प्ट करेंगे फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स दोज हु कैन नॉट सी प्रॉपरली, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 cm। तो बच्चों आप ये ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन है, इसी के 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है, ओके, ये क्वेश्चन आपको करना है जो फिगर बेस्ड है, और ऐसे बच्चे जो स्पेशल स्टूडेंट्स है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको ये अटेम्प्ट करना है, उनके लिए ये रहेगा क्वेश्चन। ये पूरा स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा, इसमें कोई डायग्राम नहीं रहेगा। तो ये उनको अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि आपने ये अटेम्प्ट कर लिया या वो भी कर लिया ये भी कर लिया, ऐसे नहीं करना। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। ओके, क्लियर है। चलिए आगे भी हमको ऐसा दिखेगा कि कहीं पे अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो देयर विल बी अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, ये अलग से मैंशन रहेगा इन क्वेश्चन पेपर। ओके, क्लियर है? चलिए, अ पेयर ऑफ डाइज इज टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 is, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी से। आप मान ले डायरेक्ट भाई थोड़ा बहुत डिजिट ऊपर नीचे है ना, तो नॉट गेटिंग द सम 8 is पेयर ऑफ डाइज। तो आप देखें यहाँ पे पेयर ऑफ डाइज है, 2 डाइज, टोटल 36 केस है, 36 केसेस है। ओके, एनसीईआरटी में आप देखें तो 36 केसेस भी मैंशनड है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। ओके, इफ 2 sin 5x इक्वल्स टू √3 देन x इज इक्वल्स टू, अगेन वी कैन सी कि ये क्वेश्चन जो है आपका कैसे पूछा गया है, वही एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, सम स्टैंडर्ड एंगल्स वाला। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये √3/2, और √3/2 अगर हम बात करें तो साइन 60 डिग्री लिखा जाता है। यहाँ पे साइन 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ साइन 5x आ जाएगा, 5x इक्वल्स टू 60 डिग्री, और क्वेश्चन खत्म। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, कम से कम आप 30 to 40 MCQs तो लगा के जाना हर एक चैप्टर में से, 30 to 40 MCQs की प्रैक्टिस चाहिए हमें, क्योंकि MCQ इज़ डिफरेंट जोन जो चैलेंजिंग भी रहता है, प्लस आपको कम समय में भी अटेम्प्ट करना पड़ता है, एक अलग ही जोन है MCQ। ओके, क्लियर है? चलिए, द सम ऑफ 2 नंबर इज 1 to 1 देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए? हमारे पास 2 नंबर का सम दिया 1 to 1 और HCF दिया 81, एंड ऑल्सो वी हैव वन रिलेशन HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, हमारे पास वो रिलेशन भी है, तो हम लगा सकते हैं वो रिलेशन भी, एंड ऑल्सो वी कैन फॉर्म एन इक्वेशन फ्रॉम दिस, यहाँ से भी कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? तो यहाँ से हम पॉसिबल पेयर्स देख सकते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म हुई है, ये सब स्टैंडर्ड आंसर्स, ये दिए हुए आंसर्स है ना, विच आर गिवन इन योर मार्किंग स्कीम। ओके, वही आंसर्स है ये। स्टेप्स डजेंट मैटर, स्टेप्स कुछ भी हो, स्टेप्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ MCQ में। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ करो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन के आधार पर इसको रिड्यूस करा तो इसको इस तरह से आ गया। फिर आपसे कहा गया देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, तो ऐसे नंबर्स के कितने पॉसिबल पेयर्स हैं? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 पॉसिबल पेयर्स हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the area of the base of right circular cone is 51 centimeter square and the volume is this, then height of cone is, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसके बेस, अगर कोन के बेस की बात करूँ, ओके, राइट सर्कुलर कोन है, नीचे सर्कल रहेगा, बेस में उसका एरिया 51 दिया है, वॉल्यूम दी है, और हाइट निकालना है। बहुत ईजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक थोड़ा सा बच्चों को फोबिया रहता है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर क्या इतना डिफिकल्ट तो नहीं है कि हम उसको कर ही नहीं पाए, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस तो नहीं है क्या, उसके लिए NCERT के बियॉन्ड कितना जाना है हमें। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहला टारगेट NCERT तो रहेगा ही हमारा, क्योंकि वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आए हैं, सीधे क्वेश्चन NCERT से भी यहाँ लिए गए हैं, यहाँ डिजिट्स वगैरह चेंज हुए हैं और कंसेप्ट यूज़ हुए हैं NCERT के। ओके, तो वो तो हमारा प्रायोरिटी रहेगा ही। Either you have opt for basic mathematics or you have opt for standard mathematics. Our first priority is to complete NCERT, है ना, in and out covering all the pages of NCERT। वो जो शुरू के पेज है ना जो आप छोड़ देते हो भाई, वो भी काम के हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट वहाँ से भी डेवलप होते हैं, आप सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हो, तो वो पेजेस के इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़िए, बहुत काम की है। इसके पहले जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं एक्सरसाइज के बीच में भी, पहले भी, वो भी पढ़िए। ओके, चलिए, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन, तो बच्चों अब यहाँ देखो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज इक्वल है। अब आप देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन आप मान लो इसको। अब जीरोज इक्वल है तो इसका मतलब क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कंडीशन पढ़ी थी ना कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर इक्वल, ओके, देन रूट्स आर इमेजनरी। तो वही कहा गया है कि जीरोज आर इक्वल मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा। अगर मैं मान लूँ कि इसके ज़ीरो है अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा ये दिया हुआ है। तो इसके आधार पर हमारे पास कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं वेयर वी कैन सी दैट कोएफिशिएंट्स C and B मस्ट हैव अपोजिट साइंस, ये कहा गया है।
CNA must have opposite signs, CNB must have same signs and CNA must have same signs. ओके, तो इसको करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके, एक तो हमारे पास ये रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और थोड़ा क्वाड्रेटिक वे में इसको एक्सप्लोर करें तो वहाँ पे इक्वल रूट्स की एक कंडीशन भी है. ओके, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, क्लियर है. ओके, तो अब यहाँ देखो एज फॉर इक्वल रूट्स क्वाड्रेटिक में कंडीशन है हमारी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac. वहाँ से एक रिलेशन आ गया है एंड जहाँ से कंक्लूजन आ गया है कि ए एंड सी मस्ट हैव सेम साइन, क्योंकि यहाँ कंक्लूजन आया ए सी इज़ ग्रेटर दैन 0. ओके, अगर ए सी 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा कब होगा? जब ए भी नेगेटिव है सी भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. जब ए भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहेगा. तो दोनों केस में ए और सी के साइन सेम होना चाहिए. दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं. ठीक है बच्चों, आप देखो कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यही है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर की एक ब्यूटी है कि क्वेश्चंस को आप देखिए कैसे घुमा के कंसेप्चुअली पूछा जाता है कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, भाई डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकते थे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, ओके, बोल दिया कि के की वैल्यू निकालो, रूट्स आर इक्वल, बट ये थोड़ा सा घूम घूम के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सब गूगली क्वेश्चंस रहेंगे. इसलिए मैंने क्या बोला, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना है हमें. जिन बच्चों के 80 में से 80 टारगेट है भाई, वो तो बिल्कुल अलर्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें. द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. बहुत ईजी डायरेक्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों. ओके, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन है. ओके, क्लियर है. लेकिन अब आप देखो यहाँ पे भी अलग, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस में रिलेशन उससे पूछा गया है. जनरली अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूँ, ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम एक्सप्लोर करते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पायर स्क्वायर, ये हम देखते हैं. बट यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है. यहाँ पे क्या दे दिया है, आर्क लेंथ दे दी है. तो इस फॉर्मूले को यू हैव टू चेंज इन द लेंथ ऑफ आर्क फार्मूला. भाई उस फॉर्मूले से रिलेट करके इस एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले को आपको पहले चेंज करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा. तो मतलब आप देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ रही है हमें. कहीं पे भी ऐसा काम नहीं है कि सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दे और वी आर गेटिंग द आंसर. हमें हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ सोचना पड़ रहा है, ऐसी बात हो रही है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है. ओके, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू EF देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज. तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो रहता है वही उनके पेरीमीटर्स का रेशियो रहता है. बस वो रिलेशन से आप इसको लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए. जब आप मल्टीपल MCQs की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखो जो साइड्स का रेशियो रहता है वही पेरीमीटर का रेशियो रहता है. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी अ वोवेल. तुमको यहाँ देखना है वोवेल्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं. तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी इज गिवन दिस, प्रोबेबिलिटी ये है, तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल लेना पहले, आप उसको इसके बराबर रख देना जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, और यहाँ से आप x निकाल लीजिए, यहाँ से x निकाल लीजिए. हाँ, एकदम सीधा क्वेश्चन नहीं है कि बस प्रोबेबिलिटी बता दो. अरे पहले प्रोबेबिलिटी निकालो, उसको इसके बराबर रखो और x निकालो. ओके, बस यही डिफरेंस है स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स में. देखो प्रोबेबिलिटी 4/11 आया, इक्वेशन के बराबर रखा और यहाँ से x निकाल लिया बच्चों हमने. ओके, चलिए आगे बढ़े. देखिए यही पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको चेक करना है, डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल के चेक कर सकते हैं. क्या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, ये आपको पता चल जाएगा. ओके, क्लियर है. बट आप ये ध्यान रखना इसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर में क्या हो रहा है, चारों साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल. रोमस में क्या आ रहा है, चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं है. रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, चारों अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल. पैरेललोग्राम में क्या होगा, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं है. ओके, चलिए आगे बात करें. The medians of a set of 9 distinct observation is 20.5. Each ease of the observation of the set is increased by 2. Then the medians of a new set is. तो बच्चों आप ये देखो, जनरली अपन 10th की बात करता है
तो ग्रुप्ड डेटा हम पढ़ते हैं, मीन मीडियन मोड की अगर बात करें ग्रुप्ड डेटा की बात होती है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यू विल मोर रिलेट दिस क्वेश्चन विद क्लास 9th, उसका एक बेसिक मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो मीडियन का कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से चलना है हमको टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ओके। तो आप ये मत देखिए कि ग्रुप्ड डेटा ही पढ़ना है 10th में, भाई एमसीक्यू करेंगे तो आपका ये हमारा मीन मीडियन मोड का जो कंसेप्ट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम डेटा हैंडलिंग छोटी क्लास से 7th 8th 9th 10th, मतलब हमको वो पूरा भी करना है, उनसे भी एमसीक्यू आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो बड़े बड़े फॉर्मूले याद कर लिए, फैंसी फार्मूले, और उन्हीं से मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ओके। तो इस बात का ध्यान रखें, जैसे कि मैंने कहा ही है कि आपको एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के लगाना ही है, तो वहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन से सामना होगा तो आप सीख जाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और हमारी जो पुरानी यादें हैं थोड़ा उसको भी आप रिवाइज़ कर लेंगे, ओके। वो पुरानी यादें जो हमारी 8th 9th 10th 8th 9th की जुड़ी हुई है, वहाँ से जो कंसेप्ट है, वहाँ से जो फॉर्मूलेज है, वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे जब आप ये लगाएंगे तो। चलो ओके, चलिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल ऑफ द रेडियस 9 फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस 41 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत आसान है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन करें उन सब में से सबसे आसान क्वेश्चन ये है। टेंजेंट की लेंथ आपको निकालना है, ओके। डायरेक्ट आपके पास बाकी डेटा है, रेडियस है, पॉइंट का डिस्टेंस दिया है, ओके। सीधे आप थ्योरम नंबर 1 लगाएंगे, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री रहता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपका क्वेश्चन खत्म। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन करे उसमें सबसे इजी क्वेश्चन हम मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ओके। दैन वी हैव असर्शन रीजन। अब बच्चों असर्शन एंड रीजन आ गए हैं 1920 की अगर बात करें। द नंबर ऑफ 5 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, अ नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 and 5। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने पढ़ा है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ओके, क्लियर है। उसी के कुछ क्वेश्चंस भी आपने लगाए हैं, वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट है कि आप ये बताइए 6 to the power n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, कैन एंड विद डिजिट 0, उसको कैसे डील करते हैं, ओके। और 0 से एंड होना है तो बिल्कुल 2 and 5 तो होना ही चाहिए, तो 5 और 2 मिलकर तो 10 बनता है ना, क्लियर है, 0 आता है। चलिए बच्चों, तो आप देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या चैप्टर 1 का जो कंसेप्ट है, उसी के एप्लीकेशंस, उसी के जो क्वेश्चंस करें, उन्हीं में से असर्शन रीजन बन के आया है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है, cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 4a इक्वल्स टू 1। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या हम ये बता सकते हैं कि अगर ये दिया है तो इसका कंक्लूजन ये होगा। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी हम बता सकते हैं कि आपको चेक करना है, यहाँ लगा के देखिए आप, ओके। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का सिंपल फंडा है, हमको ये क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे कि फॉल्स रहेंगे, पहले हमको ये चेक करना है, ओके। अगर मान लो फॉल्स आ गए तो यहाँ पे तो सिंपल दिया हुआ है, जैसे असर्शन फॉल्स आ गया और रीज़न ट्रू आ गया, तो सिंपल लगा देंगे असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, ये लगा दिया। और असर्शन ट्रू आ गया, रीज़न फॉल्स आ गया, ये लगा दिया, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू आ गए, तो दोनों ट्रू आ गए तो हमको ये देखना है क्या ये रीज़न असर्शन को सपोर्ट कर रहा है क्या। अगर ये दोनों ट्रू आ गए तो रीज़न असर्शन को सपोर्ट कर रहा है बच्चों। अगर ये सपोर्ट कर रहा है मतलब रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हम ऑप्शन ए लगा देंगे, ओके। और अगर दोनों ट्रू आ गए और रीज़न सपोर्ट नहीं कर रहा है असर्शन को, रीज़न अपने आप में कुछ अलग कह रहा है, असर्शन अपने आप में अलग जा रहा है, लेकिन दोनों ट्रू है, तो हम ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओके। इस तरह से असर्शन रीज़न अटेम्प्ट करना है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए ख़त्म होता है। एग्ज़ाम में हम कोशिश करेंगे बच्चों कि ये जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, कैसे भी करके हम 40 से 45 मिनट्स में इन 20 क्वेश्चंस को ख़त्म करना है। उसका कारण ये है कि आपको लगेगा अरे बाप रे सर 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और बोल रहे 40-45 मिनट्स। अरे लेकिन आप ये तो देखो कि हमने इन 20 क्वेश्चन में करा कितना काम, 20 नंबर का ही तो काम करा है। सिर्फ 20 क्वेश्चन से 20 नंबर ही मिले हैं। आप ये मत देखो कि 20 क्वेश्चन लगा लिए, सिर्फ 20 नंबर का काम हुआ है। भाई 80 मार्क्स का पेपर, अभी 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना बाकी है। और क्वेश्चन कितने बाकी है, 21 से लेके 38 क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब हमारे अराउंड 18 क्वेश्चन अभी भी बाकी है, और उस 18 क्वेश्चन में से पूरा 60 मार्क्स का पेपर है। अभी तो सिर्फ 20 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट करा आपने,
तो आप इस बात को सोचिए। इसलिए कैसे भी करके हमको ये 40-45 मिनट्स में वी हैव टू अटेम्प्ट सेक्शन नंबर ए। इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू की अटेम्प्ट कर लोगे आप, इजी आता है, आसान आता है। चलो बच्चों, अब आप देखो सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने का मैंने तरीका बता दिया था आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर डालना है, ओके, क्वेश्चन नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इज x²। इस तरह से आपका पूरा सेक्शन ए दिखना चाहिए। सेक्शन ए का आपका अटेम्प्ट करा हुआ जोन कॉपी में ऐसा दिखना चाहिए। क्वेश्चन, ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर, ये होना चाहिए सेक्शन ए में, ओके। सारा काम बाकी रफ कॉलम में, वो हमको दिखाना नहीं, सारा काम रफ कॉलम में, ठीक है। आगे बढ़े। अब बच्चों कहानी चालू हुई सेक्शन बी से, जहाँ आपके लिखने की वैल्यू भी बढ़ गई है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हो रही है यहाँ पे। अब 2 मार्क के क्वेश्चन है, कह रही है तो वेरी शॉर्ट आंसर वाले हैं, तो इसमें आप बहुत बेसिक है, जैसे एपी की बात करी गई है यहाँ पर, है ना। अब आप देखो, हमने ये भी देखा था कि सेक्शन बी में ऐसे 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें इंटरनल चॉइसेस रहेगी। तो यहाँ पे देखो इंटरनल चॉइस है, भाई आपके पास ऑफर है, या तो आप पहला ऑफर ले लो, पहला क्वेश्चन ले लो, या तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, है ना। यू हैव गॉट द चॉइस टू अटेम्प्ट योर फेवरेट क्वेश्चन, ये पहला कर लो या दूसरा कर लो, जो आपको लग रहा है। तो भाई चॉइस क्या है कि बच्चों, चॉइस हमारा थोड़ा ईगो बेस्ड नहीं होना चाहिए, स्मार्ट चॉइस होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम करें, मान लो दोनों आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन करें जो कम समय में है ना, जो कम समय में हो जाए, जिसमें कम कैलकुलेशन लगती हो। तो दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी टू चूज़ द क्वेश्चन, कि कौन सा क्वेश्चन चूज़ करें हम, ओके। यहाँ पे भी देखो आप, मिडिल टर्म आसान है, तो सबसे पहले यहाँ पे n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद फिर हमको पता चलेगा कि मिडिल टर्म कौन सी, फिर मिडिल टर्म की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे AP दिया है 60 टर्म है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10। तो बच्चों यहाँ पे S10 नहीं निकालेंगे अपन, S10 नहीं निकालेंगे। S10 क्या होता है, अगर आप बच्चे से पढ़ो, SN का फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ क्या कहता है भाई, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये SN का फॉर्मूला कहता है। लेकिन क्वेश्चन ने थोड़ा स्मार्ट प्ले करा है, यहाँ पे सम ऑफ लास्ट 10 बोला है, तो इससे काम नहीं होगा। S10 निकालोगे तो गलत आ जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। भाई आप एक तो ये काम कर सकते हो कि 60 टर्म्स है टोटल, तो लास्ट 10 टर्म्स कौन कौन सी हो गई। तो मुझे पता है कि यहाँ कि 51 से लेके 51 टर्म, 52nd टर्म, ऐसे करके 60 टर्म, यहाँ तक का सम निकाल सकते हो, ओके। यहाँ तक की AP बना के सम निकाल सकते हो। या तो आप पहले 60 टर्म्स का सम निकाल लो, और इसमें से पहले 50 टर्म्स का सम माइनस कर दो। भाई फर्स्ट 60 टर्म्स का सम निकाल लो, और इसमें से फर्स्ट 50 माइनस कर दिया, तो लास्ट 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका, ये भी एक अप्रोच है भाई। ऐसा क्वेश्चन एक मैं जितना याद कर रहा हूँ, एक पिछले साल भी आया था, जब इस तरह से बात हुई थी कि भाई सम तो निकालना है, लेकिन पीछे से निकालना है, ओके। लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो स्टैंडर्ड का फ़र्क क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ ले। यहाँ पे भी बोला मिडिल टर्म, अब भाई मेहनत डबल है भाई, पहले n निकालो, n के बाद फिर जैसे मान लो n हमारा कुछ भी आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है 21, तो 21 में अगर मिडिल टर्म की बात करें तो अपन मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, n+1/2, मतलब ये आ जाएगा हमारा 11th टर्म, ओके। 11th टर्म हमारी यहाँ पे अगर हम देखें 22/2 11th टर्म मिडिल टर्म, पहले 10 अलग कर दो, आखिरी के 10 अलग कर दो, और बीच में 11 टर्म तो जो है वो हमारी मिडिल टर्म होगी। तो फिर आपको A11 निकालना रहेगा, A11 वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। तो बच्चों ऐसा हेर फेर है, सीधा सीधा काम नहीं है। आप देख रहे हो घुमा घुमा के बॉलें मारी गई है। चलो तो आप देखो यहाँ पे पहले जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, तो पहले जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करा है 51 से 60 तक का, ओके। यहाँ पे एक AP बन गया है, उसका सम निकाल लिया, और यहाँ पे पहले n निकाला गया है 33, फिर 33 + 1 34/2, ये 17th टर्म निकाली गई है, ओके। है तो भाई 2 मार्क का, लेकिन मेहनत बहुत लग गई है, दिमाग की मेहनत लग गई है। अब देखते हैं यहाँ पे मार्क्स कैसे कैसे दिए गए हैं। तो बच्चों आप देखो, सबसे पहले गिवन लिखने के, और बच्चों यहाँ पे
हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। ओके, गिवन और फॉर्मूला के हमारे पास कुछ मार्क्स अलॉटेड है। यहाँ पे देखो आप, आधा नंबर दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन का आधा नंबर और आंसर का 1 नंबर। ठीक है, तो आप ये देखिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि गिवन और फॉर्मूले के भी मार्क्स है, फिर आगे कैलकुलेशन के हैं, और फिर फाइनल आंसर जो निकाला 1 नंबर। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रिग्नोमेट्री, आसान क्वेश्चन है। साइन a+b1 है। ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड एंगल्स वाला जो एक्सरसाइज है उस पर क्वेश्चन आ गया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हम मान लो, इजी क्वेश्चन है। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, अगर हमने देखा साइन 90 एक इक्वेशन बन जाएगी, a+b 90, यहाँ से वैसे ही √3/2 है। ठीक है, यहाँ से भी √3/2 को अगर मैं कॉस के रेशियो में रिप्लेस करूँ, ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे cos 30, ओके, यहाँ पे आ गया 30, a-b 30 आ गया बच्चों, 2 इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेना। a+b यहाँ पे 90, a-b 30, क्वेश्चन ख़त्म। ओके, तो आप देखो 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन के 1 मार्क अलॉट हुए, सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर के 1 मार्क अलॉट हुए। वेरी शॉर्ट आंसर कर रहे हैं हम। वेरी शॉर्ट आंसर को आपको सिर्फ मतलब 3 लाइन, लगभग 3 लाइन में ख़त्म करना है। वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क वाले क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। इफ AP एंड DQ आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड DEF रिस्पेक्टिवली, दीज टू आर सिमिलर, देन प्रूव दैट AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AP अपॉन DQ। अब बच्चों ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर आ गया है, फिर इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था, ड्रॉ द फिगर वेन एवर रिक्वायर्ड, तो फिगर तो बनाना पड़ेगा हमको। ओके, यहाँ फिगर बनाएंगे, गिवन लिखेंगे, ये फिगर बनाया हमने। ओके, डेटा जो गिवन है वो लिखना है, ऐसे उसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। देखो आप, आधे नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, फिगर गिवन, फिर आधे नंबर दिए हैं नेक्स्ट स्टेप जो लिखी गई है, मीडियंस के बारे में जो बताया गया है बच्चों। ओके, क्लियर है। देन फर्दर सॉल्व करा है तो ये हाफ एंड हाफ। तो आप देखो 2 नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, आधा 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 आधा, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके आपके 2 नंबर बटे गए। तो ये है स्टेप बाय स्टेप का पार। ओके, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे को पूरे नंबर लाना, जिसको ये क्वेश्चन आता है, उसके लिए तो एक काम ऐसा होगा कि एक बड़ा टास्क होगा कि एक भी स्टेप छूटना चाहिए। तो अगर ऐसा जो बच्चा जिनको क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्या कर सकता है, जो मैंने आपको बताया, ये 2 में से 1 नंबर ला सकता है। कैसे ला सकता है, गिवन लिख दे, फिगर बना दे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे जितना उससे बन पा रहा है, भले फाइनल आंसर तक वो नहीं पहुँचे हैं, तो भी एक नंबर 1 मार्क्स आपको अलॉट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अगेन हम देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की बात करें आप, इजी क्वेश्चन ही है। 24 की बात करें तो 24 क्वेश्चन में वी हैव 2 चॉइसेस, एक क्वेश्चन ए है, बी है, और है। तो आप इधर ऊपर वाला अटेम्प्ट करें या नीचे वाला अटेम्प्ट करें, ये आप ही के ऊपर है कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। ओके, आपने देख लिया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बेस्ड क्वेश्चन जो है ये हमें दिख रहा है। हॉर्स एंड काउ एंड गोट इज टाइड ईच बाय रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ ABC रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड। ट्रायंगुलर फील्ड ABC कौन है, हॉर्स है, गोट है, काव है। तो बट यहाँ से एक कंसेप्ट ये पकड़ना बच्चों, θ1 θ2 θ3, ये जब तीनों एंगल को ऐड करेंगे अपन तो ये तीनों 180 डिग्री, ठीक है, तीनों 180 डिग्री के बराबर रहेंगे। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बस वो कंसेप्ट पकड़ के क्वेश्चन को करना है। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 फॉर्म बाय अ कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। फिर अगेन आप देखो आप, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है कि एक मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, लेकिन सेगमेंट के एरिया में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहते हैं। ओके, उससे डील करना पड़ेगा आपको। तो देखो जैसे हम कह रहे थे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, उसी कंसेप्ट से हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है। और सेकेंड वाला जो है एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करो तो देखो आप यहाँ से एरिया ऑफ, पहले माइनर सेगमेंट निकाला गया है, फिर सर्कल में से माइनर को माइनस करा तो मेजर सेगमेंट आया है। और आप कैलकुलेशन देखो आप, जैसे हम कह रहे थे कि कैलकुलेशन जो है थोड़ा जब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम ये 2 चैप्टर की बात करते हैं तो वही कैलकुलेशन टाइम खाती है। कैलकुलेशन से घबराना नहीं, बस करते जाना है, करते जाना, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है क्या हो रहा है। ओके, तो अगेन आप यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम देखें यहाँ पे कहा है इन टर्म्स ऑफ पाई, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना है। रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली, ये क्वेश्चन पेपर को बहुत केयरफुली पढ़ना, नहीं तो आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे ना। इट विल इन्वेस्ट योर लॉट्स ऑफ टाइम ईयर।
तो यहाँ फंस जाओगे आप। देखो पाई में ये बहुत ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पाई डाल के करोगे आप वैल्यू तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ओके ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेक्शन भी है। अगेन एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अगर देखें ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that a segment BD and DC are length 10 and 8. Find the length of the side AB and AC। ठीक है, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टेंजेंट थ्योरम 2 पे है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, उस पे है ये। लेकिन आप इसमें देखें यहाँ पर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, बहुत ध्यान से बच्चों ने कहीं भी कुछ भी गलती ना हो जाए आपसे। जैसे कि ये क्वेश्चन फिगर बेस्ड है, तो फिगर बेस्ड है तो क्या होगा बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए एक अलग से क्वेश्चन होगा, डिफरेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अलग है, आप देखो सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, एंगल बी 90, BC AB दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, आप दोनों क्वेश्चन देखो तो दोनों क्वेश्चन का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, मतलब हम टेंजेंट की थ्योरम लगा के दोनों क्वेश्चन को कर रहे हैं। बट वही है कि पहला वाला जो क्वेश्चन उसमें फिगर का इस्तेमाल हो गया, फिगर गिवन है, तो वी हैव डिफरेंट क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट, है ना। तो बच्चे, जो आप बच्चों को ये अटेम्प्ट करना है और विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखना, ऐसा गलती से हमसे ऐसा नहीं कि ये अटेम्प्ट हो गया, ये हो गया, इस तरह से गलती नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपने ऐसे क्वेश्चंस करे हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन सी आ गया बच्चों, कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। ओके, सेक्शन सी आ चुका है यहाँ पे। इन फिगर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर अपन ज़्यादा बातें नहीं करें तो सही रहेगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी में से क्वेश्चन उठ के आया। देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चन, ट्राइंगल्स और सर्कल्स की बात करें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से क्वेश्चन उठ के आ जाते थे। तो सेम क्वेश्चन है, फिगर आप लोगों को याद ही होगा, अब आपने बहुत बार प्रैक्टिस करे होंगे क्वेश्चन, तो फिगर याद ही हो गया होगा, है ना। तो आप देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। और अगर ये बात करें फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगेन वी हैव वन क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। एक क्वेश्चन दिया है, 2 टेंजेंट्स PA आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर हो, प्रूव दैट दिस। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप देखो बोथ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एज इट इज विदाउट एनी चेंज, सेम क्वेश्चन आ गए। एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का आया है सर्कल की, उसी का सर्कल चैप्टर से एग्जाम्पल का आया है। ओके, दोनों आसान है, सरल है। अब बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया है। 3 मार्क के क्वेश्चन में अगेन वही हमको सारा लिखना पड़ेगा। पहले फिगर बनाया, भाई डोंट रिलाई ऑन द फिगर ऑफ क्वेश्चन पेपर, है ना, कि क्वेश्चन पेपर में तो फिगर दिया है तो हम तो नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करना बच्चों। क्योंकि देखो ज्योमेट्री में क्या होता है, आपका एक पाथ जो है वो आप फिगर को देख के डिसाइड करते हो कि मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। दैट इज डिसाइडेड बाय टेकिंग केयर ऑफ फिगर एंड गिवन what the data is given, and also you have to mark the given data in the figure। गिवन डेटा जो भी है फिगर पे भी मार्क करो, फिर यहाँ पे सोचो कि भाई क्या अप्रोच लगाया जाए। ओके, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ मार्क्स बाइफरगेटेड है इन 1 1 एंड 1, इस तरीके से मार्क्स बाइफरगेटेड है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग्स चल रही है, तो हमको सारी स्टेप्स का ध्यान रखना है। ओके, कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ है आपने, भाई इसका रीज़न टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम लग गया, AO कॉमन, OPOC रेडियस, रीज़न लिखते चल लो, रीज़न लिखना है सभी का। ओके, ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ACO, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो आपको लिखना है कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होना है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है भाई, जितना पता है लिखते जाओ, कहीं पे भी मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। 80 on 80 जो है वो हमारा मिशन है, तो कहीं पे भी मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट जो है जिन क्वेश्चन दिया था उनके लिए वी हैव दिस आंसर। ओके, स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट रखना भाई, आधा मार्क अलग, 1 मार्क अलग, 1 मार्क अलग। ओके, फिर आधा मार्क हमें और आखिरी में मिल रहा है लिखने को, तो फाइनली जो प्रूफ करा है। इन अ वर्कशॉप नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस आर दिस, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम ऑफ द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सिलेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते ही है।
दिस इज एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। LCM और HCF का वर्ड प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिस करना ही है। अलग अलग तरीके से घूम घूम के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो हमें ये 36, 60 और 84 ये क्या दिया है, ये हमें दिया नंबर ऑफ टीचर्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। भाई यहाँ पे क्या पूछा है, रूम का नंबर पूछा है ना। नहीं तो तुम कुछ भी कंसेप्ट लगाओ, मान लो इनका HCF ले रहे हो या इनका LCM ले रहे हो और वही आंसर में लिख दिया। नहीं, अरे ये टीचर्स है, टीचर्स का HCF LCM लोगे तो टीचर नंबर ऑफ टीचर ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, अगर इनका HCF लिया तो आपको मिलेगा कि एक रूम में कितने टीचर बैठ रहे हैं, और फिर आपको नंबर ऑफ रूम निकालने के लिए एक रूम में जितने भी टीचर बैठ रहे हैं उनको इन नंबर से डिवाइड करना है, तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ रूम कितने हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सोचना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन आया LCM HCF का डायरेक्ट LCM HCF निकाला आंसर लिख दिया जो आया है, नहीं, थिंक बिफोर यू एक्ट। चलिए आगे देखें। ठीक है, तो पहले HCF 12 निकाला और फिर आप देखो ये नंबर ऑफ टीचर से 12 को डिवाइड कर दें, ये हमारा आंसर आ गया 15 रूम। तो जल्दीबाजी में आप बस 12 निकाल के बोल दो यही हमारा आंसर, खत्म। नहीं, ऑल्सो यू कैन फैक्टराइज ऑल्सो। यहाँ पे देखो आप कि HCF निकालने के 1.5 नंबर यहाँ पे मिले हैं, तो आप लोग क्या करोगे, इनको प्राइम फैक्टराइज करोगे ना, वो सारी स्टेप्स आप दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि वो रफ में करना है। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 60 का, 84 का, ये सारा आप फेयर में ही दिखाइए, रफ में नहीं करना है हमको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस दिस एंड प्लस दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन। अब आप देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड का अंतर आपको देख रहा है। क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो यही आएगा, बेसिक में भी ऐसा ही आएगा, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन की जो डिजिट्स है ना, यहाँ जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से ये पॉलिनोमियल बना है, ये थोड़ा ईजी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट वगैरह सब लगे हुए हैं, तो डेट मीन्स थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन को कठिन करा गया है। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो NCERT में ऐसा क्वेश्चन हमने देखे ही है। हाँ, बस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जीरो निकालना है। आप जीरो कैसे निकालते हैं जनरली आपको पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालते हैं आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, फिर आपके जीरो अल्फा और बीटा आ जाएंगे, तो आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, रिलेशन वेरीफाई करना है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना, ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ताकि आप ABC अच्छे से बता सके कि A2 है, B मेरा क्या है, x का कोएफिशिएंट है, B मेरा माइनस ब्रैकेट 1 + 2√2 है, और C बच्चों हमारा क्या है, √2 है। ओके, ये बात का ध्यान रखना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी कभी नहीं भी दिया रहता, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके देन यू कैन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड A, B एंड C। ओके, चलिए बच्चों, तो आप देखो वही करा है, वैसे ही सॉल्व हुआ है, यहाँ पे अल्फा बीटा निकल गया है, रिलेशन वेरीफाई कर दिया है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, फाइंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो बस इसको डील कैसे करें, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए भाई ऐसा दिमाग चलना चाहिए हमारा कि जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की बात करूँ, अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगा जब भी, ये दिमाग चलना चाहिए कि जब भी इनका स्क्वायर करते हैं तो इनके स्क्वायर में a² प्लस b² तो हमेशा 1 रहेगा। भाई sin² प्लस cos² थीटा तो हमेशा 1 रहेगा, और ये आएगा 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, और इधर √3 का स्क्वायर करा 3 आ गया। तो यहाँ से हमेशा हमको बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अगर आप देखें यहाँ से, तो यह आ जाएगा मेरा 2/2। ओके, तो 1 आ रही है। तो बच्चों आप ये कंसेप्ट को याद रख लेना बच्चों कि जब भी हमको ये दिया हुआ है स्क्वायरिंग करके हम एडिशन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का एडिशन सम दिया है, तो हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, a² b² प्लस 2ab। ठीक है, इससे हमने प्रोडक्ट निकाल लिया इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, ये कंसेप्ट याद रखना। फिर तो हो जाएगा, आप टेन और कॉट को जैसे ही साइन कॉस में चेंज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, ठीक है, आप देख सकते हो, देखो वही स्क्वायरिंग करा गया है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है बच्चों कि आपको ये जब आप n नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये होल्ड, ये कमांड, या इस तरह से क्लैरिटी बनेगी, है ना, कि अगर ये सम दिया है तो इसका प्रोडक्ट भी निकाला जा सकता है। जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये क्लैरिटी बनेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करिए बच्चों। ओके, क्लियर है?
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें एक और में भी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चॉइस भी है बच्चों। अगेन हम बात करें बच्चों एनसीईआरटी रिलेटेड, आप देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड सॉल्व एग्जांपल, आप देखोगे यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जब बात कर रहे हैं। आप देखो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमको समझ में आ रहा है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे उठ उठ के, सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सैम्पल पेपर यही तो हमें आइडिया दे रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हम ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, then on a particular day Vidhi and Unnati couldn't decide on who would get to drive the car. They had one coin each and flipped their coin exactly 3 times. The following was agreed upon. Vidhi gets 2 heads in a row, she would drive the car. If Unnati gets head immediately followed by the tail, she would drive the car. ठीक है, कॉइन टॉस करने के बाद दो कंडीशन है, विधि गेट्स 2 हेड्स, 2 हेड एक साथ आ जाएंगे विधि के, शी वुड ड्राइव द कार। उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, हेड के बाद टेल आएगा उन्नति का, तो शी वुड ड्राइव द कार। हु हैज़ द ग्रेटर प्रॉबिलिटी टू ड्राइव द कार दैट डे। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आप देखो कितना बढ़िया प्रॉबिलिटी क्वेश्चन कितना अच्छे से पूछा गया है। ठीक है, कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड करा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा नहीं डायरेक्ट पूछा गया है। आपको दो कंडीशन दे दिया, आप दोनों कंडीशन की प्रॉबिलिटी निकालोगे, फिर आप बताएंगे हु हैज़ द ग्रेटर प्रॉबिलिटी टू ड्राइव द कार, कौन सी प्रॉबिलिटी यहाँ पे देखो बड़ी है। तो आपने विधि की कंडीशन की प्रॉबिलिटी निकाल दी, उन्नति की निकाल दी, और फिर आपने बताया कि ये उन्नति की कंडीशन की जो प्रॉबिलिटी ये बड़ी है इज़ ग्रेटर देन विधि की कंडीशन की प्रॉबिलिटी, 4/8 इज़ ग्रेटर देन 3/8। तो उन्नति है इज़ ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू ड्राइव द कार, तो उन्नति को के चांसेस टू ड्राइव द कार जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। वंडरफुल डिजाइंड क्वेश्चन आप देखें। ओके, the monthly income of Aryan and Babban are in the ratio 3:4 and their monthly expenditure are in ratio 5:7. If each saves rupees 15,000 per month, find their monthly income. ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम है हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम आता है, तो ये आपके सामने है लीनियर इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बहुत हटके हैं। अगर हम बात करें ना, जनरली हम बात करते हैं डिजिट्स के वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, फ्रैक्शंस के वर्ड प्रॉब्लम आ गए, है ना, इस तरीके से कॉमन वर्ड प्रॉब्लम से जो आ सकते हैं, बट ये थोड़ा सा हट के आप देखो एक जनरल वर्ड प्रॉब्लम है जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी करते आ रहे हो। ओके, क्लियर है? चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करा, पहले आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हो तो आपको अज्यूम करना पड़ता है लेट द इनकम ऑफ दिस, या एजेस बेस्ड आ गया, एज बेस्ड, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आर्यन इज दिस, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बब्बन बी दिस, ये लिखना है बच्चों। आप देख पा रहे हैं द नंबर 1, एक नंबर अलॉट हो रहे हैं, इक्वेशन बनाया, सॉल्व करा, नंबर अलॉट हुए, फाइनल आंसर आपको लिखना है और विद प्रॉपर यूनिट है ना 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़, इसी के भी नंबर है। तो वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें ना बच्चों आप, तो नीचे आप कंक्लूजन भी लिखिए कि दैट द एज ऑफ आर्यन इज़ 5, यूनिट क्या है 5 ईयर्स, है ना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आर्यन इज़ 1000 क्या किलोमीटर, द स्पीड ऑफ द कार इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट, आपको ये क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है जब आप वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें। और जनरली वर्ड प्रॉब्लम हमें मिल सकती है एक लीनियर इक्वेशन की और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों में वर्ड प्रॉब्लम के आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। ओके, चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अब आपको ये दिया हुआ है और में बच्चों, और में क्वेश्चन है, तो आप देखिए यहाँ पर बच्चों, एक तरफ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और एक तरफ ये, तो डेफिनेटली यू विल रिक्वायर्ड मोर टाइम टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड मेक द ग्राफ। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इस पे नहीं जाना है कि अच्छा ये तो इजी लग रहा है, वो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कठिन है, ऐसा नहीं है। ग्राफ वाले क्वेश्चन इजी है बट इट विल टेक टाइम ना, तो हमें थोड़ा ईगो साइड रखना है। हमें हम देख सकते हैं कि नहीं ग्राफ वाला तो मैं कर लूँगा, ये अच्छी बात है, नहीं अच्छे से हो जाएगा, ये वाला कम समय लेगा, ये कर लेंगे अपन। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे हमको स्मार्ट चॉइसेस भी लगाना पड़ेगी। ओके, अब अगेन वी हैव फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स,
उनके लिए अलग क्वेश्चन है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, तो याद रखना बच्चों ये। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो एज बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो ये रहा एज बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं एज बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो फाइनली सेक्शन डी की बात करें, कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन 5 मार्क के, मतलब 20 मार्क्स का ये सेगमेंट है। सबसे ज़्यादा जो टाइम इन्वेस्ट करना है हमें इस 20 मार्क के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ बहुत लिखना है हमें भाई। 5 नंबर है, 5 नंबर दाव पे लगे हमारे, तो बहुत लिखना है, बहुत डिटेल में लिखना है ना, स्पेसिफिक नहीं, डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए हमें। अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर हम बात करें, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ सर्टन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज ऑफ स्पीड दिस मोर देन ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे, आपने एनसीईआरटी के बुक में अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम कुछ ऐसे ही है, बस यहाँ पे नंबर बदल गए हैं, डिजिट्स बदल गए हैं, बाकी आप देखें एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है। ओके, तो क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम भी आता ही है, एक्सपेक्टेड है, और ये आ गया आपके सामने है सैम्पल पेपर। क्वेश्चन 33 कह रहा है, prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो बच्चों ये तो थ्योरम है हमारी, ये तो थ्योरम है डायरेक्ट। अब आप देखो जनरली बच्चों का सोचना रहता है कि डायरेक्ट थ्योरम तो नहीं आ सकती भाई, इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं दे सकता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, पर आप देखो डायरेक्ट हमारे पास थ्योरम है, तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये दोनों थ्योरम तो बिल्कुल आप याद करके जाइए, ताकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, टाइम सेविंग क्वेश्चन है। टाइम सेविंग क्वेश्चन है क्योंकि हम ये थ्योरम की इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये फटाफट देखते से इसको ख़त्म कर दें, हम 2 मिनट के अंदर फटाफट लिख दें, है ना। तो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में आगे भी कुछ कहा है। हेंस इन ट्राइंगल पी क्यू आर प्रूव दैट द लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड पी क्यू, साइड पी क्यू लाइन है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, लाइन एल इंटरसेक्ट्स द साइड पी क्यू एंड पी आर, एक लाइन एल है, एट एल एंड एम सच दैट एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एल पी क्यू एम आर, पी एल पी क्यू एम आर ये दिए हुए हैं, ठीक है। देन फाइंड लेंथ ऑफ पी एम, पी एम की लेंथ निकालना है। ओके, तो बच्चों तो बहुत इजी है, मतलब हमको ये थ्योरम दे दिया है और थ्योरम का ही एप्लीकेशन, थ्योरम कहाँ पे यूज़ हो रही है, किस तरीके से थ्योरम को यूज़ करना है, एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, आप दोनों क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि इधर दिस और दैट, ये थ्योरम है ना, उसका एप्लीकेशन है, तो आप थ्योरम को प्रॉपरली अटेम्प्ट करिए। जैसे थ्योरम में स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है पहले, जैसे स्टेट एंड प्रूफ ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो है ही ऑलरेडी, तो आपको सिर्फ फिगर, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ चालू करना है, ये पूरा थ्योरम आप करेंगे, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि 5 मार्क में इसको कैसे डिवाइड करा है, तो फिगर, कंस्ट्रक्शन, गिवन, ये लिखने के 2 मार्क है बच्चों, फिगर, कंस्ट्रक्शन और गिवन, याद रखना, ज्योमेट्री में फिगर के भी नंबर है, गिवन, कंस्ट्रक्शन, पूरा प्रूफ करने के बच्चों 2 मार्क है, और फिर जो हमारा क्वेश्चन था नीचे एक और एड ऑन क्वेश्चन था, उसको 1 मार्क्स कंबाइंड 1 मार्क्स अलॉट हुए, आधे आधे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए स्टेप वाइज, ठीक है। तो थ्योरम 4 नंबर थ्योरम के हो गए और 1 मार्क हमारा इसका एप्लीकेशन जो था क्वेश्चन था उसमें डिवाइड हो गया। ओके, तो ज्योमेट्री में ध्यान रखिए, गिवन लिखना है, फिगर बनाना है, टू प्रूफ लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन, वी हैव 2 पार्ट्स हियर, और लगा है आप देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है बेटा उससे क्वेश्चन आता ही है, वर्ड प्रॉब्लम से एक आता ही है। अगर हम यहाँ पे देखें, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, हुज हाइट इज दिस, रेडियस इज दिस, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कैविटी ऑफ height 3 and radius 4 is hollowed out such that bases of cone and cylinder form concentric circle. Find the surface area of the remaining solid in terms of pi.
पाई के टर्म्स में, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है, पाई की वैल्यू नहीं लगाना है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड, आप देख सकते हैं ऐसे कैविटी, हॉलो कैविटी वाले क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 and height 12 is filled with ice cream such that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled empty but a hemispherical is formed on the top. Find the volume of the ice cream. तो बच्चों ये कोन है, कोन है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि कोन में यहाँ पे आइसक्रीम है, यहाँ पर भी आइसक्रीम है, लेकिन कुछ पोर्शन नीचे का खाली है, ये एम्प्टी पार्ट है, एम्प्टी पार्ट है ना। तो बहुत इजी, आसान और प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप जनरली देखते भी हो कोन में, है ना, जहाँ पे आप कोन लेते हो और कोई आइसक्रीम फेल करता है तो वहाँ ये पार्ट खाली रह जाता है। तो बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है जब अपन सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करें, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट करके हमको इस क्वेश्चन से डील करना है। अगेन इजी क्वेश्चन, कोई इतना टफ नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन की बात करें तो डेफिनेटली कैलकुलेशन से सामना हमको करना पड़ेगा। जब भी मैंने पहले ही बोला था सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात हो तो कैलकुलेशन से सामना भाई हमको करना ही पड़ेगा। तो आप देखिए, अच्छा बढ़िया लेंथी क्वेश्चन है जिसमें अच्छी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। पहले पार्ट की बात करें, आधा नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, आधा नंबर, इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग। आपने देखिए यहाँ पे स्लांट हाइट निकाला है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सबके नंबर हैं यहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप चलना है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो दी थी ना क्वेश्चन ने, अगर आपने पढ़ी नहीं हो तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पाई। सबसे अच्छी बात ये लगी क्वेश्चन की, ये बढ़िया बात कही है भैया, पाई के टर्म्स में चलते रहने दो, कहानी पाई के टर्म्स में चलते रहने दो, कहानी पाई के टर्म्स में चल रही है। ओके ओके। उसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमको ऐसा लग रहा था देखने पे, समझने पे, कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया, तो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस ऑफ सर्कल ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो अच्छा ओके, तो आप यहीं पे देखें, यहीं पे इसको फर्दर और सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड की अगर बात करी है, यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन आ गया है। क्या पूछा गया था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ पाई हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आंसर आ चुका है, इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, तो बेसिकली दिस स्टेप इज़ बिन रिपीटेड ईयर, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई ये तो स्टेप रिपीट हुआ है, ठीक है, ये स्टेप को यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। इसको इग्नोर करना, दिस स्लाइड को इग्नोर करना, हम आगे बढ़ते हैं उसके। और सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे देखो, सेकेंड वाला पार्ट जो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, जो जिसका मैंने फिगर आपको बना के बताया था, आइसक्रीम कोन वाला, ये वाला जो पार्ट था, और इसी पार्ट को देखो आप कितने कम कैलकुलेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, बहुत कम कैलकुलेशंस इन्वॉल्व अगर आप देखोगे यहाँ पे। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिख रहा है आपको, निकालिए वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द हेमिस्फीयर पार्ट, तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। आइसक्रीम कोन के बाहर भी है, ऊपर हेमिस्फीयर फॉर्म में, कोन के अंदर भी है, नीचे कोन खाली भी है। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम यह आ गई, इन टर्म्स ऑफ पाई निकाल दिया, और आखिरी में क्या करा है, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखी है 150.86, आंसर आ गया है, और अप्रॉक्स। अब यहाँ दो तीन बातें बहुत काम की है, देखो सबसे पहले देखते हैं पाई की वैल्यू क्या रखी गई है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई की वैल्यू क्या ले, कुछ कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया है, तो दैट मीन्स हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे, इंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था पाई की वैल्यू ली जाएगी 22/7, तो यह आ जाएगा बच्चों 48 × 22/7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2 डिजिट तक जाना है, देख रहे हैं आप पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक गए, और अप्रॉक्स जरूर लिख देना, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर थोड़ी आया बच्चों, ये तो अप्रॉक्सीमेशन है, यहीं तक आया, और आगे भी हो सकता है, 3 डिजिट 4 डिजिट हो सकता है, कहाँ तक जाए। ओके, हो सकता है इरैशनल हो, चलती ही जाए चलती ही जाए, समझ रहे हो बात को। तो अप्रॉक्स वर्ड इज इम्पॉर्टेंट हियर, एंड द क्लोजिंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पे कहा गया है कि आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, देन द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इज 150.86 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट सरफेस एरिया वॉल्यूम, बिना यूनिट के कोई काम नहीं होगा। ओके, चलिए बच्चों, ओके, अब सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है
वर्ड प्रॉब्लम तो हमने देख लिया, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सरफेस एरिया का जो क्वेश्चन 5 मार्क में आता है वो आएगा, देख लिया है। मोस्टली हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो ग्रुप्ड डेटा पर स्टैटिस्टिक्स पे मीन, मीडियन या मोड पे आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक के हम अगर 5 मार्क के क्वेश्चन में बात करें तो 5 मार्क के क्वेश्चन की श्रेणी में, उस कैटेगरी में, दिस इज ईजीएस्ट क्वेश्चन, जहाँ पे मोड दिया है और एक्स की वैल्यू निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम जो है आपका बहुत बच जाएगा, यहाँ टाइम सेविंग क्वेश्चन है बच्चों ये। ओके, क्लियर है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको x निकालना है, x के बाद देन फाइंड द मीन। अच्छा, यहाँ पे मीन में निकालना है। ओके ओके बच्चों, तो ये मीन निकालना है यहाँ पर। तो दैट मीन्स अब थोड़ा टाइम और लगेगा। हमने सोचा यहाँ x की वैल्यू मोड दी है, x की वैल्यू तो बहुत आसानी से निकल रही, देखो आप भाई, मोड तक का क्वेश्चन है और x की वैल्यू तो बहुत आसानी से आ गई, बट मीन निकालने के लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये डायरेक्ट मेथड लगी गई है, अज्यूम मीन से अगर आप मीन निकालें। मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आप अज्यूम मीन मेथड यूज़ करें टू फाइंड द मीन, तो आप कैलकुलेशन को बहुत कम कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, दैन वी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप, तो हाफ मार्क्स फॉर दिस गिवन दिस फॉर्मूला, 1 मार्क कैलकुलेशन, देन टेबल, देन फाइनल कैलकुलेशन इन टेबल। यहाँ पे देखो आप, इस तरह से मार्क्स डिवाइड करे गए हैं बच्चों। ओके, क्लियर है। और में, इसी के और में एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फाइंड द मीन यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। मीन निकालना है, मोड ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 148.5, फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल। तो बच्चों यहाँ पर भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन देखो आप भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, पहले आप मीडियन निकाले, मोड आपको दिया हुआ है, और फिर मीन निकाले यूजिंग फॉर्मूला। मीन, मोड और मीडियन में जो रिलेशन है बच्चों, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, तो वो रिलेशन लगेगा। और इस क्वेश्चन को देखो, पहले इस क्वेश्चन में लेस देन 140, लेस देन 145, मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, क्यूमुलेटिव दी है। फ्रीक्वेंसी का टेबल भी बनाना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान रखें। तो पहले हमने ये इंटरवल बनाया और फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं अपन। ओके, दिस क्वेश्चन इज नाउ इजी फॉर अस, ये बनाने के बाद। और ये सब करने के बाद हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है, इससे MCQ भी आते बच्चों, इससे MCQ भी आते इस फॉर्मूले से, सिंपल आते हैं भाई। मीन दे दिया है, मोड दे दिया, मीडियन निकाल दिया, मीडियन दे दिया है, मोड दे दिया, मीन निकाल लो। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, याद रखना ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। देन सेक्शन ई की बात करें, कंसिस्ट ऑफ 3 केस स्टडी बेस्ड ऑन 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि पहला पार्ट जो है ये 1 मार्क का है, इसका सेकेंड पार्ट भी 1 मार्क का है। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास चॉइस है, या तो ए अटेम्प्ट करो, ये 2 मार्क का रहेगा, या फिर बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन रहेगा, ये बी है। ओके, ए एंड बी, 2 चॉइसेस आर देयर, एक बी भी है, ए भी है। तो आप दोनों चॉइसेस में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो 2 मार्क के लिए। चलिए अब देखें यहाँ पर क्या है क्वेश्चन एपी का। देखो एपी के चांसेस बहुत रहते हैं कि एपी का केस स्टडी आए, है ना, क्योंकि एपी का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी बन सकता है। बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वो आपका एपी का एप्लीकेशन, एपी के कंसेप्ट चेक करते हैं। तो यहाँ से एपी के वर्ड प्रॉब्लम में से इस तरह से केस स्टडी बनाया जा सकता है। ओके, क्लियर है। फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 प्रोग्रेशन, फाइंड 34 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 1-1 मार्क के क्वेश्चन है ना बच्चों, ऊपर 1-1 मार्क के जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 1-1 लाइन में भी काम हो जाएगा आपका। ज़रूरी नहीं कि आप सारा डिटेल में लिखें, ओके, 1-1 लाइन में भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो आपके 2 मार्क के क्वेश्चन है, 2 मार्क के क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि जैसे वेरी शॉर्ट आंसर सेक्शन आप करते हैं, वैसे आप फॉर्मूला भी लिख दो। ओके, और फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, गिवन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, फॉर्मूला लिखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऊपर ही फॉर्मूला है और वहीं नीचे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एररलेस सिचुएशन सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं अपन। ओके, चलिए 37 आप देखें तो वही हमारे मार्क्स के जो बाइफर्केशन है, पहला पार्ट 1 मार्क का, फिर 1 मार्क का, फिर ए और बी में से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 मार्क के। ओके, अब ये बच्चों बात करें हम, सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट गोज टू द पिकनिक ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज। पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स अमन, कीर्ति एंड चाहत आर शोन बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी आर। पी आर के बीच में दूरी कितनी है, तो आपको क्या करना है, अरे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाओ एक लाइन में, मत ज़्यादा नहीं लिखो, 1 मार्क का ही है, डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर इस क्यू द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। क्यू मिड पॉइंट है क्या पी आर का, तो पी आर पे एक काम करो, मिड पॉइंट फार्मूला लगा लो पी आर पे। क्या क्यू के कोऑर्डिनेट वही आ रहे हैं क्या, तो हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू से एक पॉइंट एक्स एक्सेस पे इक्वी डिस्टेंस रहेगा, पी और क्यू से कोई एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस रहेगा एक्स एक्सेस पे, वो ढूंढना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर हम इन दोनों केस स्टडी की बात करें, बहुत आसान है जो दोनों केस स्टडी हमने देखी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखो, अगेन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स एक अलग क्वेश्चन, एक अलग फॉर्मेशन से है ये क्वेश्चन, ओके, जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड है, क्योंकि वो ग्राफ बेस्ड था, वहाँ पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, वहाँ हमको फिगर को देखकर कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ रहे थे, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आर मेंशन्ड हियर, ओके। तो इसका ध्यान रखें कि हमको कौन सा अटेम्प्ट करना है। एंड फाइनल 38th लास्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पाथ at New Delhi. It stands as a memorial to 74,087 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42-meter tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal arches. A student, Shreya, of height 1 meter, visited India Gate as a part of her study tour. Okay. What is the angle of elevation from Shreya's eye to the top of the India Gate? बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, उससे भी 5 मार्क का ही क्वेश्चन आता है। और इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट क्वेश्चन इन 5 मार्कर्स, तो ये केस स्टडी के थ्रू भी आप देखें कि योर नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टेस्ट करी जा सकती है। तो इधर 5 मार्क या केस स्टडी, आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एकदम बेसिक है। इंडिया गेट है एंड ये गर्ल इज़ देयर, ओके। Shreya of height 1 meter, girl of height 1 meter observes the India Gate, top of the India Gate, angle of elevation दिया है। और मैं अगेन इसको बोल सकता हूँ कि ये एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही मान सकते हैं इसको, ओके। क्लियर, आप देखिए यहाँ पे पहला पार्ट हमको ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, इतना स्टेप्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको दिख रहा है डायरेक्टली 1 लाइन यू कैन राइट द आंसर। Second part, if Shreya observes the angle of elevation from her eye to the top of India Gate to be 60 degree, then how far is the she stand from the base of the India Gate? तो बच्चों, अगर हमने इसको क्रैक कर लिया ना, अगर फिगर को क्रैक कर लिया तो सब आसान है, अब तो सब निकल जाएगा, है ना। जैसे आप निकाल सकते हो AB, BC, AC, सब निकलते जाएगा आपका, ओके। बहुत आसान है। अगेन सेकेंड पार्ट इज ईजी। थर्ड, we have 2 choices. If the angle of elevation of Shreya's eyes changes from 45 to 30 when she moves some distance back from the original position, find the distance she moves back. तो बच्चों, ये कंसेप्ट आपको पता होगा, ओके, कि अगर मैं कोई बिल्डिंग के पास में खड़ा हूँ, समझ लो 5 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, तो उसका टॉप, बिल्डिंग के टॉप को देखना है तो मुझे सर बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा रहेगा। और अगर मैं बिल्डिंग से दूर चले गया तो मैं अगर सर ज़्यादा नहीं भी उठाऊंगा तो भी मैं उसका टॉप को देख सकता हूँ, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। तो इफ़ यू आर स्टैंडिंग नियरर टू द ऑब्जेक्ट, योर एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी मोर। और अगर आप दूर हो, बहुत दूर हो ऑब्जेक्ट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होते जाएगा। वही कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन जो है बना हुआ है। एंड अगेन ईजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करे हमने एनसीईआरटी में भी, ऐसे क्वेश्चन करे हुए बच्चों, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिस इज़ 2 मार्कर, थर्ड पार्ट है, 2 मार्कर है। यहाँ पे भी चॉइस है ए या बी, ओके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है, अगर ऐसे क्वेश्चन में कहीं पे हमको ऐसा लग रहा है कि रैशनलाइज करने की ज़रूरत है तो रैशनलाइज करके ही आंसर दे। जहाँ पर हमको लग रहा है कि रैशनलाइज कर सकते हैं तो बेटा करके आंसर दे दो, कमी नहीं छोड़ो, कहीं भी कमी नहीं। भाई कहाँ मार्क्स कट जाए किसको क्या पता, तो कहीं कमी नहीं छोड़ो, रैशनलाइज कर दो, ओके। चलिए, वही पार्ट बी है। श्रेया मूव्स टू अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 41/√3 मीटर
देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर आई, है ना। बहुत ईजी है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है एंड दैट्स इट। आप देखो यहाँ पे 2 नंबर जो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, क्योंकि 2 मार्क्स का है ना, तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग चल रही है यहाँ पे, अलग अलग डिवाइडेड है, तो आपको पूरा स्टेप्स लिखना है, यहाँ सारे स्टेप्स लिखना है, मेंशन करना है। ओके तो बच्चों दैट्स इट, ये हमारा पूरा एनालिसिस था और यहाँ पर हमने कुछ बातें जो सीखी है, हमको ये समझ में आया कि कौन कौन से चैप्टर से किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं या कौन कौन से कैटेगरी में क्वेश्चन फॉल हो सकते हैं। ओके जनरली हम बात करते हैं 3 मार्कर्स की, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो है सर्कल्स ट्राइंगल्स 3 मार्कर्स में ज़्यादा लाएगा। एमसीक्यू की बात करें तो बट एमसीक्यू तो एक ओपन ग्राउंड है, ओपन फील्ड है, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ उस एमसीक्यू में आ सकता है। 5 मार्कर्स और केस स्टडी की बात करें तो कुछ क्वेश्चन फिक्स है, लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, ये फिक्स है। एपी का कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा, केस स्टडी की बात करें 5 मार्कर्स में भी आ सकता है, या फिर अगर बात करें हाइट एंड डिस्टेंस का, डेफिनेटली एक 5 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। ओके ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूरा हमने एक एनालिसिस कर लिया है। अब आपको क्या क्या करना है कंक्लूड कर लेते हैं। पहले तो जो हमारा सैम्पल पेपर था इसको कंक्लूड कर दे कि इस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर को भी हम ये बोलेंगे कि एक मॉडरेट लेवल का पेपर है, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा ईजी, मॉडरेट से थोड़ा सा बढ़ के, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर मैंने 40 से 50% के बीच क्वेश्चन की बात करूँ तो घुमा के पूछे गए, डायरेक्टली नहीं पूछे गए, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, थोड़े से घुमा के पूछे जाएंगे। तो वो उस घुमाने वाले चीज़ को आपको क्रैक करना है, उसको क्रैक करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, वही करना है तो ही हम 80 में से 80 स्कोर कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि स्टेप वाइज मार्किंग जो है वो चल रही है बेटा, तो आपको एक एक स्टेप लिखने की आदत अभी से बनाना है ना। जिस क्लास में भी अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, वहाँ पे भी आप नोट्स कर रहे हो, तो क्या बच्चा जनरली क्या करता है कि बहुत जल्दी कर लेता है क्लास में, नहीं, वहीं से एक तो फेयर करने की आदत डालो, है ना, ऐसा रफ काम नहीं, फेयर वर्क करना है हमको वहीं से, और वहीं आदत डालिए कि आप पेंसिल स्केल वगैरह यूज़ करें एंड राइट ऑल द फॉर्मूलेज ऑल द गिवन डेटा। फिगर बनाए तो अच्छा बड़ा फिगर बनाए, 5-6 लाइन में आपका फिगर कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि फिगर को देख के तो हम अप्रोच सेट करेंगे क्वेश्चन की, ज्योमेट्री के क्वेश्चन की, फिगर को देख के, या हाइट एंड डिस्टेंस में भी फिगर को देख के एक अप्रोच सेट होगी कि क्या करना है हमें। फिगर भी बड़ा होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो, राइटिंग अच्छी होना चाहिए। ओके आप देख लेना आप कैसा पेन यूज़ कर रहे हो, जो आप पेन यूज़ कर रहे हो ऐसा नहीं है कि इंक फैल जाए उसकी, है ना। आप बॉल पेन यूज़ करिए, ऐसा नहीं कि इतना डार्क यूज़ करें कि पीछे वाले पेज पे भी प्रिंट जो है इम्प्रिंट आ जाए, तो चेक करने वाले जो टीचर हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए बच्चों, ये सारे बातों का आप ध्यान रखिए। पेपर एनालिसिस की बात हो गई है। टाइम की अगर बात करें तो ये पेपर बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, ऑन टाइम बिफोर टाइम, आपको 10 मिनट आप इसको पहले ख़त्म कर सकते हो सारी स्टेप्स लिख के, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। बट आपका जो रास्ता है ना वो सीधा होना चाहिए। भाई मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर मैं घूम के जा रहा हूँ तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, आपका रास्ता सीधा होना चाहिए, और रास्ता सीधा करने के लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस, स्पेशली इन एमसीक्यू, जहाँ पे हमको 45 मिनट से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए, वहाँ से आप कंक्लूजन्स उठाओ, डायरेक्ट कंक्लूजन से आप क्वेश्चन लगा सकते हो, रेदर देन वहाँ पे आप कुछ डिराइव कर रहे हो या कोई फॉर्मूले को अगेन सिंप्लीफाइंग इन अदर वे आउट और फिर उसको अप्लाई कर रहे हो। डायरेक्ट कंक्लूजन्स आपको याद होने चाहिए। ओके तो बच्चों ये था पूरा एनालिसिस। तो बस अब आप देखिए आपको कैसे पढ़ना है। भाई सबसे पहले स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, एनसीईआरटी हमारा सब कुछ है, एनसीईआरटी हमारा भगवान है। सॉल्व एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। सेकेंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, स्टैंडर्ड हो या बेसिक दोनों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करना है, क्योंकि बेसिक के पेपर में भी हमने देखा कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कंसेप्ट से भी लिए गए हैं। ओके जैसे सिंपल एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, बेसिक का पेपर मैंने देखा था कि आपको प्रूफ करना था, इर्रेशनल प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि √2 माइनस √5 को इर्रेशनल प्रूफ करो, जबकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा 2√3 या फिर 4√2 या फिर √5 एनसीईआरटी में ऐसा, बट इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था। अभी बेसिक के सैम्पल पेपर में ऐसा क्वेश्चन कुछ है, तो दैट मीन्स बेसिक में भी कुछ क्वेश्चंस आपको चैलेंज करेंगे। बेसिक वाले ऐसा नहीं कि बेसिक लेके बच्चा बहुत रिलैक्स हो गया कि अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, एनसीईआरटी कर लो, नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको करना पड़ेगी।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे एग्ज़ाम के वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशंस रहेंगे MIQs, वो आपको बिल्कुल देखना है। हम सिलेक्टेड क्वेश्चन टॉप 20, टॉप 25, टॉप 15 इतने ही क्वेश्चन लेते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन। बट आप देखना क्वेश्चंस जो हम छांटते हैं वो पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर छांटते हैं। 70 to 80% कहीं ना कहीं वो पेपर में बैठते हैं। डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट बैठते हैं, तो वो भी आपको करना है बच्चों, ठीक है। तो बस अब आपकी जोरों शोरों से तैयारी चालू कर लो। आपकी हाफ ईयरली जो है अब आने ही वाली है सितंबर में। इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हाफ ईयरली होती है, तो उस हाफ ईयरली में वापस से हम चैप्टर 1 से जो पढ़ेंगे, ओके, चैप्टर 1 से जो आप लोग पढ़ोगे तब थोड़ा सा आपके पढ़ने की स्टाइल चेंज कर लो, क्योंकि हाफ ईयरली का पेपर भी हम ये मान के ही चल रहे हैं कि ऐसा ही कुछ डिज़ाइन होगा। अगर आपके स्कूल के टीचर्स डिज़ाइन करेंगे तो वो भी ऐसा ही कुछ पेपर डिज़ाइन करेंगे। सैम्पल पेपर को रख कर ही पेपर डिज़ाइन होगा, उसे देख कर ही पेपर डिज़ाइन होगा। तो भिड़ जाओ, लग जाओ, MCQ लगाओ, असर्शन रीजन लगाओ, केस स्टडी लगाओ, सारे चैप्टर्स के NCERT कर लो, एग्जाम्पलर कर लो। दैट्स इट। इतना अच्छे से करो, इतना अच्छे से करो बच्चों। तो ये था एनालिसिस सैम्पल पेपर का बच्चों, ओके। चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आज क्लैरिटी आपको मिली होगी कि हमको कैसे पढ़ना है, आगे अप्रोच क्या रहेगी, आगे के 6 महीने हम क्या अप्रोच रखें हमारी पढ़ने की। चलिए, क्लियर है, ओके। चलो बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।